बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक फार्माकोलॉजी का सेमेस्टर थर्ड का एक थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट का नाम है ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, और ये इस यूनिट को भी हम इसमें ब्रीफली इसके जो ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के वो ऑब्जेक्टिव इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्राइब यूज़ एंड इफेक्ट ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। जो ब्लड के जो रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हीम कहते हैं ब्लड को, मतलब हेमाटोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर वो कौन कौन से ड्रग्स है जो यूज़ किए जा सकते हैं और उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनका एक्शन क्या है, वो किस तरह बॉडी के अंदर काम करते हैं, किस तरह ब्लड में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे जो ड्रग्स दिए जाते हैं उस ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, उस ड्रग्स का वो एक्सपेक्टेड क्या उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये ड्रग्स कैसे काम करेगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 की बात करें, इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर एक शख्स हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ है तो या उसके जो हम ड्रग्स दे देते वो ड्रग्स उसके ऊपर कैसे काम करते हैं और फिर नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं उसके हवाले से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास इसके हम डिस्कस करते हैं, सब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जहन में रखना, ये लिखा है देयर आर न्यूमरस एजेंट यूटिलाइज टू मेंटेन एंड प्रिजर्व एंड रिस्टोर द सर्कुलेशन। देखो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ड्रग्स होते हैं, न्यूमरस बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, एक प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेन, प्रिवेंट एंड स्टोर द सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ब्लड नॉर्मल तरीके से बॉडी में रहे। यहाँ पर देयर आर इम्पॉर्टेंट डिसफंक्शन ऑफ द ब्लड आर, जो यहाँ पर कुछ ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसके हवाले से, डिसफंक्शन के हवाले से बात की है। एक जो है थ्रोम्बोसिस, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, एक ब्लीडिंग, तीसरा एनीमिया। तो ये 3 किस्म की जो डिसफंक्शन है ब्लड रिलेटेड यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए कि कुछ ड्रग्स हम थ्रोम्बोसिस के लिए देते हैं, कुछ ब्लीडिंग को रखने के लिए देते हैं, कुछ एनीमिया के लिए देते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले से यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर आगे लेके द कॉमन वन ऑफ नर्स आर मोस्ट रिवर्ड आर दैट। देखो ये कुछ ड्रग्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये ड्रग्स जो है ये बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम इन ड्रग्स के ऊपर बात करेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स क्या होते हैं, मतलब जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, थ्रोम्बोसिस जो बनते हैं, क्लॉट्स जो बनते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स दी जाते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। और एंटीलिपिमिक्स लिपिड को कम करने के लिए, लिपिड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, तो लिपिड के लेवल को कम करने के लिए, उनके नॉर्मल लेवल तक लेकर आने के लिए एंटीलिपिमिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स होते हैं जो थ्रम्बस को ब्रेक डाउन करने वाले ड्रग्स होते हैं। ठीक है, और एंटी एनेमिक ड्रग्स होते हैं, हॉर्मेटेनिक्स ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो ये एनीमिया के हवाले से जो ड्रग्स दिए जाते हैं और ड्रग्स टू ट्रीट ब्लीडिंग के हवाले से जो ड्रग्स दिए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम इस चीज़ को हवाले से डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्लाइड की ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इस स्लाइड में ये एक्सप्लेन किया गया है कि मुख्तलिफ़ ड्रग्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के हवाले से। ठीक है, चाहे वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर डिसफंक्शन थ्रोम्बोसिस हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे एनीमिया हो, तो मुख्तलिफ़ ड्रग्स दिए जाते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स की बात करें, जो यहाँ पर एंटीकोगुलेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर अभी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की बात हम करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट इंटरफेयर विद द कोगुलेशन प्रोसेस बाय द इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग कैस्केड एंड द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। देखो एंटीकोगुलेशन ड्रग्स मतलब जो ब्लड क्लॉट्स बने हुए होते हैं उसको क्लॉट्स को रोकने के लिए, उस क्लॉट्स ताकि वो क्लॉट्स ना बने, जो एक तो एग्जिस्टिंग क्लॉट्स मौजूद है वो नहीं, जो और नए नए क्लॉट्स बनते हैं ना ब्लड वेसल, मिसाल के तौर पर ये एक ब्लड वेसल है और यहाँ पर कुछ क्लॉट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे क्लॉट मौजूद है, लेकिन और अभी बनने वाले हैं। तो ये जब हम ये देते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देखता है, ये क्या करता है, ये और जो यहाँ पर ब्लड मौजूद है इन ब्लड के अंदर
जो मज़ीद क्लोड्स बन रहे थे उन क्लोड्स को रोक देता है। ये जो एग्जिस्टिंग क्लोड्स है इसको ख़त्म नहीं करता, सिर्फ जो नए क्लोड्स को बनने को रोकता है। तो ये क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट्स। जो क्लोड्स है, कोगुलेशन है, उनको रोकना। किस तरह रोकता है, ये क्या कहते हैं, जो कोगुलेशन प्रोसेस होता है, जो ब्लड क्लॉट बन रहे होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उनको रोकता है। कैसे रोकता है, ये जो क्लॉटिंग कैस्केड होता है, मतलब क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं ये क्लॉटिंग प्रोसेस को, उस प्रोसेस को रोकता है। और थ्रम्बिन की जो फॉर्मेशन है, जो थ्रम्बिन बन रहा होता है उसको रोकता है, क्योंकि ये थ्रम्बिन जो बनेगा ये प्रोटीन होता है, ये क्या कहते हैं ब्लड क्लॉट बनाना कर देता है, इसको रोकता है ताकि ब्लड वगैरह क्लॉट वगैरह ना बन सके। These agents are used to inhibit a clot formation, but they do not dissolve existing clots. ये क्लोट की फॉर्मेशन को रोकता है, जो एग्जिस्टिंग क्लोज है इसको ख़त्म नहीं करता, सिर्फ नए क्लोट्स को रोकता है ताकि नए क्लोट्स ना बने। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, हेपरिन दिया जाता है, वारफेरिन दिया जाता है, और तीसरा हमारे पास है डाइक्यूमेरॉल दिया जाता है, और एनिसिंडोइन या मेरिडोन के नाम से आता है, ये दिया जाता है। अभी हम 1 बाय 1 ड्रग्स के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे कि हेपरिन कैसे काम करता है, किस तरह दिया जाता है, किन किन मरीज़ों को दिया जाता है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इस तरह वारफेरिन और बाकी तमाम चारों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जहन में रखना, ये जो ड्रग्स है हेपरिन वगैरह, इनका जहन में रखना। एंटीकोगुलेंट का आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि ये क्या करता है, जो मज़ीद क्लॉट्स को बनाने से रोकता है, जो एग्जिस्टिंग है उसको, इसके ऊपर इसका काम नहीं है। अच्छा, हेपरिन, सबसे पहले हमारे पास हेपरिन, विद दीज आर एंटीकोगुलेंट्स गिवन ऑरली, मतलब इसको ऑरली नहीं दिया जाता है, इसको पेरेंटली, मतलब इसको आप सबकुटेनियस देते हो और आईवी देते हो। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है, इसको हेपरिन को आप ओरली क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हेपरिन जो है, हेपरिन ड्रग्स ये एसिडिक नेचर होती है, और हमारा जो स्टमक जो कंटेंट है वो भी एसिडिक नेचर होता है। अगर हम इसको ओरली देंगे तो होगा क्या, ये एसिड इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इसके फंक्शन को ख़राब कर देगा। तो एसिडिक हेपरिन खुद ही एसिडिक नेचर है और स्टमक भी ऑलरेडी एसिडिक नेचर है, तो स्टमक का एसिड इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता, इसको या तो सबकुटेनियस से दिया जाता है या आईवी दिया जाता है। हेपरिन इज़ अ नेचुरली फाउंड इन द ह्यूमन लीवर दैट आर नॉर्मली प्रिवेंट अ क्लॉट फॉर्मेशन। हेपरिन जो होता है हमारे लीवर के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है, जो क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकता है ताकि ब्लड के अंदर क्लॉट्स ना बने। तो फिर जब ये हमारे लीवर में मौजूद होते तो हम फिर क्यों इस्तेमाल करते, वो इस वजह से इस्तेमाल करते कि जब इसकी जो तादाद है कम हो जाए, जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर बॉडी कोई मसला और बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉट बनाए और वहाँ पर हेपरिन, लीवर इतना हेपरिन ना बनाए, तो फिर क्या कहते हैं, इसको आर्टिफिशियली और भी हेपरिन दिया जाता है ताकि उसका जो नॉर्मल क्लॉटिंग है वो रोक जाए। ठीक है। Heparin is strongly acidic because of the presence of the sulfate and carboxylic acid group in the heparin chain। जो हेपरिन मेडिकेशन होती है ना, उसका जो चेन होता है, ठीक है, जिससे हेपरिन मेडिकेशन बनती है, तो उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती है, एक सल्फेट मौजूद होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सल्फेट और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एसिडिक नेचर है। जब ये स्टमक के अंदर जाते हैं तो स्टमक भी एसिडिक नेचर है, तो ये फिर इसको ब्रेक डाउन कर देते। तो इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया कि इसको आप एंटीकोगुलेंट गिवन ओरली, आप इसको ओरली नहीं दे सकते हो। आप इसको सर्च भी करोगे ना तो आप वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि भाई इसको आप नहीं दे सकते ओरली। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने तो लिखा है कि गिवन ओरली, लेकिन जब आप इसको सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको क्यों ओरली नहीं दिया जाता, उसके भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हेपरिन किस तरह काम करता है, ये इसका अभी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। इस पूरे स्लाइड को ज़रा कॉन्सेप्ट से समझिए। ये पूरा हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जब हम हेपरिन किसी को देते हैं, हेपरिन मेडिकेशन, तो वो कैसे काम करती है उसका जहन में रखना भी। अच्छा, यहाँ पर हेपरिन के हवाले से फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि हेपरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हेपरिन जो है वो एक एज अ प्रोफाइलेक्टली काम करता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन अ वेजो कल्चर। देखो, ये जो हेपरिन है ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है और ये एक प्रोफाइलेक्टिवली ऐसा काम करता है। प्रोफाइलेक्टिव का मतलब है, प्रोफाइलेक्टिव का मतलब यहाँ पर है कि ये एज अ
बीमारी से बचाने के लिए किसी क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए रोकता है। मतलब ये ऐसा काम करता है कि डिजीज़ को होने से रोकता है। मिसाल के तौर पर प्रोफाइलेक्टिक का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो हेपरिन है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर इस तरह काम करता है, जाके वो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है ताकि वो बने नहीं। जब वो उसको रोकता है, बनने से रोकता है, तो इसको हम प्रोफाइलेक्टिक कहलाया जाता है कि भाई वो उस बीमारी को रोक रहा है, उसको होने से रोक रहा है, उस क्लॉट्स को बनने से रोक रहा है। तो यहाँ पर प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये है। लेकिन अभी ये हेपरिन का काम क्या है, ये किस तरह काम किया जाता है? देखो पहले जहन में नॉर्मल मैकेनिज़्म को समझना। जब आपको नॉर्मल मैकेनिज़्म समझ आएगा तब आपको एबनॉर्मल मैकेनिज़्म ही खुद भी समझ आएगा। देखो हमारी बॉडी में जब चोट लगती है ना, तो पहले मिसाल के तौर पर अगर एक मान लें आप ये बात मान लें, अगर एक शख्स है, ठीक है, ये उसकी फिंगर है, ठीक है, और ये उसके मान लें ये नील है, यहाँ पर उसको चोट लग गई, ठीक है, और यहाँ से भाई ब्लड बाहर आ रहा है, यहाँ से क्या हुआ, ब्लड बाहर निकल रहा है। ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ब्लड बाहर निकला है। तो इसमें होता क्या है, ये ब्लड क्लॉट कैसे होगा, पहले क्लॉट के बारे में समझना, ताकि जब आपको नॉर्मल मैकेनिज्म को समझ आए तो आप नॉर्मल की तरफ क्लियर समझेंगे। होता क्या है, जैसे चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोथ्रोम्बिन के नाम से एक प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये फ़ौरन क्या हो जाता है, जैसे चोट लग जाती है तो ये ये क्या करता है, थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन क्या है, ये एक्टिव प्रोटीन है। जैसे थ्रोम्बिन बन जाते हैं, थ्रोम्बिन क्या है, ये एक्टिव प्रोटीन है। ये क्या करते हैं, ये फिर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक और प्रोटीन होता है, ये तमाम क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। एक और प्रोटीन होता है जिसको फिब्रोनेजिन कहते हैं। ये फिब्रोनेजिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फिब्रोनेजिन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस फिब्रोनेजिन को फिब्रिन के अंदर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे मतलब चोट लगी, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन क्या करता है, ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फिब्रोनेजिन प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर, ये इस फिब्रोनेजिन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब फिब्रोनेजिन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है तो फिर ये फिब्रिन क्या करता है, ये सीधे चले जाते हैं हमारी वो जो चोट की जगह है वहाँ पर एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। वहाँ पर फिर वहाँ पर आके जो प्लेटलेट्स है वहाँ पर आके रुकते हैं, ब्लड सेल रुकते हैं, ताकि वो क्लॉट वगैरह जो है वो बनना शुरू हो जाए। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन जब हम हेपरिन देते हैं तो हेपरिन किस लिए देते हैं, हमने पहले बताया कि ताकि वो क्लॉटिंग फैक्टर ना बने। अभी जहन में रखना, पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, फिब्रोनेजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दे। जब फिब्रोनेजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा तो इससे होगा क्या, ये इससे होगा वो क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। असल काम यहाँ पर फिब्रिन का है जो क्लॉट बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस हेपरिन की मैकेनिज्म के हवाले से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लेके इट कंबाइन विद द एंटी-थ्रोम्बिन 3। एंटी-थ्रोम्बिन 3 क्या है, एंटी-थ्रोम्बिन 3 ए सब्सटेंस इज आवर ब्लड समटाइम कॉल्ड हेपरिन फैक्टर दैट इज इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन। ये ज़हन में रखना। पहले हमने आपको क्या बताया था, जब हम हेपरिन देते, आप मान लें आपने हेपरिन दिया, ये हेपरिन जैसे दिया, ये हेपरिन सीधा आ जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। आप ये मान लें कि भाई ये हेपरिन है, ठीक है, ये आपने दिया और ये पर आगे बाइंड हुआ इसके साथ। ये किसके साथ बाइंड हुआ यहाँ पर, एक मिनट, ये आपको कलर में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप मान लें कि भाई आपने ये हेपरिन दे दिया, ठीक है, ये आपने हेपरिन दे दिया। अभी आप ये कंसिडर करें कि ये जो है ये आपके पास है एंटी-थ्रोम्बिन 3। जैसे आपने, और ये आप मान लें कि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, ये हमारे बॉडी के अंदर ये मौजूद है, ये हमारी बॉडी की क्या हो गया भाई, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये येलो किस्म का थ्रोम्बिन मौजूद है। जैसे हम हेपरिन देते हैं, हेपरिन क्या करता है भाई, हमने हेपरिन दिया, हेपरिन क्या करेगा, ये हेपरिन आएगा एंटी-थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होगा, एंटी-थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होगा। जैसे ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये दोनों आपस में चले जाएंगे, किस चीज़ को इनएक्टिवेट कर देंगे, ये इस थ्रोम्बिन को ये इनएक्टिवेट कर देंगे। ये येलो किस्म का थ्रोम्बिन है। आप माने जैसे थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट होगा, जब थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट होगा तो ये फिर फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जब ये थ्रोम्बिन ही ब्लॉक हो गया, ये ही इनएक्टिवेट हो गया हेपरिन की वजह से, तो फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगी। जब फिब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये इसी तरह बाय द इनहिबिट द एक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन
जब ये जो थ्रम्बिन के एक्शन को रोकेगा हेपरिन, जैसे वो रुकेगा तो उसके नतीजे में फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो इसके नतीजे में होगा क्या, जो क्लोट्स वगैरह बनने होती फॉर्मेशन वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये हेपरिन का थोड़ा सा मैकेनिज्म है, पहले नॉर्मल को समझाना होता है, फिर नॉर्मल यहाँ पर अभी बोर्ड है नहीं तो इस स्लाइड में थोड़ा सा समझाना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हेपरिन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हेपरिन हम किस किस पेशेंट को देते हैं यहाँ पर जहन में रखना। हेपरिन जो होता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पैर होते हैं ना, पैर ख़ास तौर पर लेग्स, वहाँ पर उसके अंदर डीपली बारीक बारीक वेसल्स होते हैं, वहाँ पर क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के, उसके लिए दिए जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जाता है, जो लंग्स के जो आर्टरील्स होते हैं उनके अंदर क्लॉट्स वगैरह बनने का। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जैसे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहाँ अगर थ्रम्बस वगैरह बन जाते हैं उसके लिए भी दिया जाता है, ताकि वहाँ पर नहीं बने, ठीक है। अगर किसी को इस तरह बीमारी है और क्लॉट्स बनते रह जा रहे तो इसलिए दी जाती है ताकि वहाँ पर क्लॉट्स वगैरह ना बने। और पेशेंट विद आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व एंड स्ट्रोक पेशेंट को भी दी जाती है। और अगर किसी को सर्जरी हुई हो और आर्टिफिशियल हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वो लगाए हो तो उन पेशेंट को ये दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी आगे मूव करते हैं। अच्छा, हेपरिन की बात करें। अभी हेपरिन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब हेपरिन आप किस किस पेशेंट को नहीं दे सकते हो और उसकी वजह भी बताई गई है। वे एंटीकोगुलेंट्स आर नॉट गिवन टू, मतलब जो एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स है हेपरिन, ये आप नहीं दे सकते हो। अगर एक शख्स को ब्लीडिंग है आप उसको नहीं देखते हो ब्लीडिंग दूसरे, क्योंकि हेपरिन और ब्लड को थिक करेगा और ब्लड को क्लॉट बनाने से रोके तो और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को नहीं दे सकते। पेशेंट हु अंडरवेंट रिसेंट आई ब्रेन एंड स्पाइनल सर्जरी, अगर किसी पेशेंट को आई या ब्रेन या स्पाइनल की सर्जरी तो वहाँ पर भी नहीं दे सकते, क्योंकि और ब्लड और ब्लड थिन होगा और ब्लड पतला होगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट गिवन टू अ पेशेंट विद सीवियर लिवर एंड रीनल डिजीज एंड हेमोफीलिया एंड CVA कहते हैं सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट कहलाया जाता है। सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट उस पेशेंट को भी आप नहीं दे सकते। लीवर रीनल पेशेंट को भी नहीं दे सकते। हेमोफीलिया के पेशेंट को भी नहीं दे सकते। हेमोफीलिया जो है वो ये एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसका जहन में रखना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। हेमोफीलिया देखो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है। अगर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर किसी को चोट लग जाए और वहाँ पर उसकी जो जहाँ पर उंगली है वहाँ पर ब्लड क्लॉट आम इंसान के जो है वो 2 से लेकर 3 मिनट में हो रहा है। अगर एक पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट हो रहा है, हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो उसका जो ब्लड क्लॉट होगा वो उसको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि इसमें हीमोफीलिया में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो ब्लड क्लॉट बनाने का काम करते हैं, वो नहीं होते, वो मिस होते हैं या वो काम प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉपर उस जगह पर क्लॉट नहीं बन पाता, जहाँ पर चोट लगी वहाँ पर क्लॉट नहीं बन पाता, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो हीमोफीलिया इस तरह इस कंडीशन को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, हेपरिन इज़ अ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। अच्छा, हेपरिन जो है ये इसका जो मॉलिक्यूलर का अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो बड़ा होता है, तो वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस नहीं कर पाता, बच्चे की तरफ नहीं पहुंच सकता। तो आप इसको प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, हेपरिन की बात करें तो भाई फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें कि भाई हेपरिन का काम क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। अच्छा, इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम एंड आल्सो डिक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट। इन दिस रिगार्ड अ मॉनिटरिंग ऑफ द APTT और PTT नॉर्मल जो है वो 20 से 30 सेकेंड एंड प्लेटलेट्स काउंट इज़ रिक्वायर्ड। देखो दो चीज़ें ये कह रहे हैं, अगर आप किसी को हेपरिन देते हो ना तो आपने इन चीज़ों को देखना होता है। हेपरिन क्या करती है, एक तो इंक्रीज़ द क्लॉट टाइम, एक जो क्लॉटिंग टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि वो क्लॉट बनाना रोक देती है। मैंने आपको पहले बताया क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देती है। अगर नॉर्मल मैंने आपको बताया कि अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि भाई अगर नॉर्मल किसी को ब्लड क्लॉट कट लग जाए, उसको ब्लड क्लॉटिंग उस जगह पर जब ब्लड जम जाता है तो उसको 1-2 मिनट में अगर किसी को हेपरिन दी जाए तो उसके जो क्लॉटिंग टाइमिंग हो तो बढ़ जाता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा, ये हेपरिन क्या करता है, ये इसकी वजह से जो प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बनाना रोक देता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को रोकता है बनाने में, तो प्लेटलेट्स की काउंट भी डिक्रीज़ होती है। इसमें फिर डॉक्टर जो होता है 2 चीज़ें देखता है। अगर किसी को पेशेंट को आप हेपरिन दे दें तो डॉक्टर 2 चीज़ें देता है।
APTT देखता है और PTT। APTT का फुल फॉर्म है, इसका है एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और PTT का मतलब है पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नॉर्मल जो है मतलब ब्लड क्लॉटिंग का जो नॉर्मल टाइम होता है वो 20 से 30 सेकंड तक होता है, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो भी देख के पड़ते होते हैं कि भाई कि प्लेटलेट्स के कितने हैं, कम हुए ज़्यादा हुए, तो इसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट इसलिए देखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी का प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल कम हो जाए तो फिर हेपरिन की डोज को रोक दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि स्टॉप भी किया जा सकता है, रोक भी दिया जा सकता है, ताकि प्लेटलेट्स बिल्कुल कम ना हो जाए ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डॉक्टर इन दो चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से नोट करते हैं। अच्छा, हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट इंक्रीज द ब्लीडिंग। इसका जो इफ़ेक्ट हो सकता है, ब्लीडिंग भी इंक्रीज़ हो सकती है। हेपरिन अगर ओवरडोज हो जाए या फिर इसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकती है। ब्लड जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो भी डिक्रीज़ भी हो सकता है। मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले समझाया इसी स्लाइड में। अच्छा, स्किन एंड इचिंग एंड बर्निंग भी हो सकती है, ठीक है। ये इसकी थोड़ा हेपरिन की थोड़ी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात हो रही है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन लाइक चिलिस, मतलब इसकी वजह से जो होता है शिवरिंग वगैरह भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है। आर्टिक्यूरिया कहते हैं, ये स्किन के रिलेटेड एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, जिससे हम आम जो ज़बान है उसमें जो जिस तरह कहते हैं पोड़ा वगैरह जिसे कहते हैं, मतलब इस तरह जो स्किन उभरी हुई हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है। अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें स्किन किस तरह की होती है, ठीक है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। और एनाफाइलैक्सिस कैन occur since a heparin is obtained from the animal source। ये दो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें बताई है। जो ये हेपरिन जो होती है दो सोर्स से ली जाती है, एक पिग PIG पिग के नाम से और दूसरा काव, ठीक है। इन दो सोर्सों से हेपरिन लिया जाता है। तो ये एनिमल रिसोर्सेज से हेपरिन लिया जाता है, तो इसकी वजह से बड़ा सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे एनाफाइलैक्सिस मतलब ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी हो सकती है उस बंदे को। वो क्यों होती है? वो इस वजह से क्योंकि ये हेपरिन जो है वो एनिमल सोर्स से लिया गया होता है, तो इसकी वजह से एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। ऐसे ख़तरनाक किस्म की एलर्जी हो जाना जिसमें बंदे को रशेस पूरी बॉडी में आ जाते हैं, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, BP डाउन हो जाता है, तो ये एनाफाइलैक्सिस कहलाया जाता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस एलर्जी में एक तो आपकी स्किन जो है बड़ी रेडिश हो जाएगी, ब्रीथिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, और उसके साथ साथ जो है BP भी आप एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आर्टिक्यूरिया में इस तरह कंडीशन नहीं होती, उसमें आपकी बॉडी जो होती है बड़ी लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, और आप जिस तरह लगता है किसी चीज़ ने काट दिया हो, ठीक हो। लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट, अच्छा इसके वजह से ख़तरनाक इफेक्ट हेमोरेज हो सकता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, अगर हेमोरेज का एक लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट अगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो वो हेमोरेज हो सकता है, क्योंकि हेपरिन की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नर्स की बात की गई है, नर्सिंग प्रोसेस वाले से बात की गई है यहाँ पर हेपरिन के, ठीक है। पेशेंट सबसे पेशेंट हिस्ट्री भी आपने देखनी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखना होता है, और नर्स से आपने वाइटल साइन लेने होते हैं, फिजिकल असेसमेंट करनी होती है। शी मस्ट ऑब्टेन द लेबॉर्ट्री रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स काउंट एंड एक्टिवेट पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड क्लोटिंग टाइम। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, हेपरिन लगाते हो आप। मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटलेट्स अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट उसका प्लेटलेट्स बिल्कुल कम है और आपने उसको हेपरिन लगाया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हेमोरेज हो जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। अगर क्लोटिंग टाइम ज़्यादा है या कम है तो आपने और लगा दिया तो और मसला हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को आप लोगों ने पहले देखना है। इसको कंप्लीट ब्लड काउंट को भी देखना है, CBC की रिपोर्ट देखनी है, प्लेटलेट्स देखना है, और एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखना है, और क्लोटिंग टाइमिंग देखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि मोनिटर द APTT क्लोजली। लाजमी आप सबसे पहले अगर किसी को हेपरिन देते हो तो सबसे पहले आपने सबसे क्लोजली क्या देखना है, एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखना है। इट शुड बी 1.5 to 2.5 टाइम इज़ नॉर्मल वैल्यू। अगर ये एक नॉर्मल वैल्यू है, आफ्टर ये एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की बात करें, ये एक नॉर्मल वीडियो जो इसकी यहाँ पर दी गई है कि भाई ये 1.5 से लेकर 2.5 तक है, ये आप लोगों ने लाजमन देखनी है इस चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं बार बार APTT कह रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये APTT मतलब क्या है। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है, इसको जहन में रखना। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है और उसमें ये देखा जाता है
कि भाई जो ब्लड क्लॉट है वो कितने टाइम लगता है उसको ब्लड क्लॉट होने में नॉर्मली, तो उसको देखा जाता है। ठीक है बेसिकली, तो ये इसका जो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.5 से लेकर 2.5 तक। मोनीटर वाइटल साइन, ये हेपरिन के जवाब देंगे, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने पहले देखना है। अच्छा, वाइटल साइन देखने हैं, हेमाटोलॉजिकल स्टेटस देखना है पेशेंट का, मोनीटर द साइन ऑफ ब्लीडिंग देखना है कि ब्लीडिंग तो नहीं है, हेमोटूरिया तो नहीं है, उसको यूरिन के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं जा रहा, एपिस्टैक्सिस तो नहीं है, मतलब उसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं नाक से खून आना। ठीक है, ये तो नहीं, एकाइमोसिस तो नहीं है, मतलब एक ब्लू निशान बन जाते हैं स्किन के ऊपर या ख़ासतौर पर जो अराउंड ऑफ आई है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेंशन देखना है और ये तमाम चीज़ें, और ब्लड के अंदर स्टूल देखना है कि भाई ब्लड जो स्टूल के अंदर ब्लड देखना है ताकि स्टूल के अंदर कोई ब्लड वगैरह जो मौजूद तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, हेपरिन का एंटीडोट की बात, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है, हर साल पूछा जाता है कि भाई हेपरिन इंजेक्शन अगर किसी को ओवरडोज हो जाए या कोई मसला हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या होगा, तो उसको एंटीडोट होगा सल्फेट। क्या होगा? मतलब आप इसको हेपरिन का जो प्रोथ्रम्बिन सल्फेट, इसका प्रॉपर आप एक नाम जहन में रखना, हेपरिन प्रोथ्रम्बिन सल्फेट, ये इसका नाम है, या सल्फेट भी आ जाए तो आप इसका परेशान ना हो, बस ये इसका एंटीडोट है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसके हवाले से बात की है कि इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, पेशेंट को भी थोड़ी सी चीज़ें आपने समझानी है, आपने पेशेंट को बताना है कि भाई आप ओवर द काउंटर ड्रग्स विदाउट नोटिफाई द फिजिशियन, मतलब बाज़ लोग ऐसे जाते हैं ना हेपरिन के साथ और भी दवाइयाँ लेते रहते हैं स्टोर से अपनी मर्ज़ी से, तो इस तरह ओवर द काउंटर ड्रग्स आपने इस्तेमाल ख़ुद के अपनी मर्ज़ी से नहीं लेने। ठीक है, बगैर डॉक्टर के एडवाइस के। जो हेपरिन जो है वो आप सबकुटेनियसली देते हो एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, आपने 25 से 80 गेज वाली नीडल जो आपने इस्तेमाल करनी है ताकि प्रॉपर सबकुटेनियस टिश्यू तक पहुँचे। 90 डिग्री का इस्तेमाल करना है। डू नॉट मसाज और रब द एरिया एज द कॉज ऑफ ब्राउजिंग, लगाना है और हाथ हटा देना है, उसको कोई मसाज कोई भी कुछ भी नहीं करना, मसलना वगैरह नहीं, वरना वहाँ पर ब्राउनिश वगैरह हो जाएगी, वहाँ पर जो है वो नीलापन पड़ जाएगा। एडवाइज द पेशेंट टू नॉट स्मोक, पेशेंट को कहना भाई आपने स्मोकिंग नहीं करनी। इलेक्ट्रिकल रेज़र टू यूज़, इलेक्ट्रिकल रेज़र इसलिए इस्तेमाल करें कि ब्लेड वगैरह से अगर उसको कोई कट वगैरह लग जाए फॉर इंस्टेंस तो उससे ब्लीडिंग पे रोकेगी नहीं, तो यहाँ पर इसलिए बताया गया कि भाई आप इलेक्ट्रिकल रेज़र का इस्तेमाल किया करें। सॉफ्ट टूथ ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि आपसे दांतों से खून वगैरह ज़्यादा ना निकले। ठीक है, कंट्रोल सडन हेमरेज एंड बाय द डायरेक्ट प्रेशर फॉर 5 to 10 मिनट्स, अगर किसी को हेमरेज हो जाए, कट वगैरह लग जाए, तो आपने 5 से 10 मिनट तक उस जगह को प्रेशर लगा कर रोकना होगा, दबा के पकड़ना होगा ताकि वो जगह जो है वो ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड जेंटली स्किन एंड ओरल केयर। ठीक है, अच्छा, हेपरिन की बात करें, यहाँ पर हेपरिन अगर किसी को आपने हेपरिन लगाया तो उसको एवेलुएट भी करना है। ठीक है, कि फर्स्ट आपने मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन, आप हेपरिन जिस काम के लिए आपने लगाया क्या उससे उसका फ़ायदा हुआ है, जिस काम के लिए आपका वो गोल अचीव हुआ है, ब्लड क्लॉट्स रुक गए हैं। डिक्रीज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्या वो क्लॉट की फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो गई है। और आपने कहा PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इस नॉर्मल 2x नॉर्मल है, यानी ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी, नॉर्मल लेवल तक इसका आ गया। PTT का जो नॉर्मल ये टेस्ट है ये देखना है कि भाई ये इसका जो नॉर्मल रेंज 2x तक आ गया है या नहीं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हेपरिन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अभी हम दूसरे ओरल एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं। हेपरिन जो है ओरल सबकुटेनियसली और वो दिया जा रहा था, क्या कहते हैं, वेन में दिया जा रहा था। यहाँ पर अभी ओरली जो दिया जाता है वो अलग किस्म की मेडिकेशन है। ठीक है, वो भी एंटीकोगुलेंट है लेकिन वो हेपरिन नहीं है, हेपरिन ओरली नहीं दिया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देयर आर 3 कॉमन यूज़ ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स। एक होता है वारफरिन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़। अच्छा, ये सिंथेसाइज फ्रॉम डाइक्यूमेरॉल से ये यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, और एक ये डाइक्यूमेरॉल और एनिसिनडोन, ये 3 किस्म के मेडिकेशन है, ये आप इसको ओरली दे सकते हो। ठीक है, ये ओरल एंटीकोगुलेंट सेम काम होगा इनका। यहाँ पर इनका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से बात करते हैं
फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी ओरल एजेंट की बात करें तो ये एजेंट जो होता है ये क्या करता है, इनहिबिट द लीवर सिंथेसिस ऑफ द विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। देखो हमारे लीवर के अंदर विटामिन के ज़रिए कुछ क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं। ये विटामिन के क्या कहता है, ये क्लोटिंग फैक्टर बनाता है और ये क्लोटिंग फैक्टर क्या कहते हैं, ब्लड क्लोट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तकरीबन 4 फैक्टर जो यहाँ पर हम बताए, तो ये पर ये करते हैं कौन कौन से विटामिन के हमारे लीवर के अंदर कौन कौन से फैक्टर बताता है। फैक्टर नंबर 2 जो है इसको प्रोथ्रोम्बिन कहलाया जाता है। फैक्टर नंबर 7 इसका जो फैक्टर नंबर 7 की बात करें तो फैक्टर नंबर 7 जो इसके स्टेबल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इनका नाम है। और इसकी 9 की बात करें जो क्रिस्टिमास फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर नंबर 9 को क्रिस्टिमास फैक्टर कहते हैं। फैक्टर नंबर 10 की बात करें तो इसको कहा जाता है, अच्छा इसको जो फैक्टर नंबर 10 है इसको कहते हैं स्ट्रॉट पावर फैक्टर कहा जाता है। अगर इसके स्पेलिंग में लिख सकूं, इसका स्पेलिंग है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपको फैक्टर नंबर 10 की आपको थोड़ा लिख कर दूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में है, चीज़ें भी थोड़ी बहुत याद रहे। इसको STUART स्ट्रॉट पावर PROWER पावर फैक्टर। ठीक है, FACTER फैक्टर, ये इसका फैक्टर नंबर 10 का ये नाम है। तो ये इसमें होता क्या है, ये 4 फैक्टर हमारी विटामिन लीवर के अंदर विटामिन के ये 4 किस्म के फैक्टर जो है ये बनाती है और ये चारों के चारों फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब हम ऑरल एंटीकोगुलेंट देते हैं तो वो ऑरल एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, आकर इस विटामिन के को रोक देता है। जब विटामिन के रुकेगा तो इसके नतीजे में ये फैक्टर भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, ये तमाम फैक्टर जो होते हैं इनका बंद होना ये नहीं बनेंगे। जब ये नहीं बनेंगे तो क्लोटिंग जो फॉर्मेशन होती है, क्लोटिंग बन रहे थे वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो बाकी जो है विटामिन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ इसके क्लिनिकल साइंस के हवाले से क्लिनिकल के हवाले से बात है, क्लिनिकल identification of oral anticoagulant. With these drugs are used to prevent the blood clotting in the patient with the thrombophlebitis. अच्छा, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के पेशेंट में ये क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म फ्रॉम द आर्टरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अच्छा वारफेरिन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर इज नॉट गिवन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ये वही बात हो रही है कि भाई ये कौन कौन से पेशेंट, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, जो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कहते हैं जो पैरों के अंदर जो वेसल्स होते हैं वेन, उनके अंदर क्लॉट्स बन जाना। जब वो क्लॉट बन जाते हैं तो वो जो वेन है होते हैं वो स्वेल भी हो जाते हैं, तो उसको थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कहा जाता है। तो उन पेशेंट को भी ये ऑरल एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट को भी दिया जाता है। ठीक है, और आर्टरियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को भी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा आर्टरियल फिब्रिलेशन कहते हैं कि ये हमारे हार्ट के जो अपर 2 चैम्बर होते हैं आर्टरिया, वहाँ जब उनका रिदम डिस्टर्ब हो जाए ना, वो इर्रिदम अपना फंक्शन परफॉर्म करे, वो अपना काम सही से परफॉर्म ना करे, इर्रिदम वो काम करे, तो वहाँ पर इसलिए दिया जाता है। आर्टरियल फिब्रिलेशन में भी इसको दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो वारफरिन है ये आप प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, वो प्लेसेंटा को ईजिली क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और हेपरिन हमने कहा कि हेपरिन हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि उसका मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन आप वारफरिन किसको नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट ब्लीडिंग के साथ हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर, वही सेम चीज़ें हैं, पेप्टिक अल्सर के साथ हो, रीनल डिजीज़ के साथ हो, लीवर डिजीज़ के साथ हो, हेमोफाइलिस के साथ हो, सीवियर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के साथ हो। ठीक है, ब्लड डिस्क्रेसिस के साथ हो, मतलब एक्लेम्शिया के साथ हो, तो इन तरह के एक्लेम्शिया कहते हैं, ये प्रेगनेंसी के अंदर होता है। मतलब बीपी का जो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन इतना नहीं होता, तो उस एक्लेम्शिया में भी दिया जाता है। अच्छा, इसके 2 चीज़ एक्लेम्शिया को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप लोग को ताकि फिर आप लोग को कॉन्सेप्ट। एक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन होती है, दो चीज़ें होती है, एक प्री एक्लेम्शिया, एक एक्लेम्शिया होती है। एक्लेम्शिया को जहन में समझना, ये एक प्रेग्नेंट वुमेन की एक मतलब एक ख़तरनाक किस्म की कंडीशन होती है
इसमें अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका प्रेगनेंसी के दौरान उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और उसके साथ साथ उसको फिट्स जैसे झटके के दे सीजर वगैरह भी आ जाए, तो इसको इस स्टेज को एक्लिम्शिया कहा जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है एक पेशेंट का, ठीक है। बीपी बहुत ज़्यादा हो जाना और मतलब उसके साथ उसको जो है वो फिट्स वगैरह भी एक साथ उनको आ जाना, तो ये क्या होता है, इसको एक्लिम्शिया कहा जाता है। इसमें बीपी भी हाई हो जाता है और यूरिन जो है उसके अंदर भी जो है प्रोटीन वगैरह आना शुरू होता है। इसको अच्छा, दो चीज़ों को जहन में रखना, प्री एक्लिम्शिया और एक्लिम्शिया को, दो चीज़ों को जहन में रखना। अगर एक वुमेन है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका बीपी हाई हुआ है और यूरिन जो है जो क्या कहते हैं यूरिन के अंदर उसका प्रोटीन आ रहा है, तो उसको हम प्री एक्लिम्शिया कहते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा, अगर उसको बीपी भी हाई है, उसको फिट्स भी आ गए और उसको यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है, फिट्स वगैरह भी आ गए, तो ये एक्लिम्शिया हो गया। ये एक क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की ये तीनों कंडीशन, ये ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो इस तरह के पेशेंट को भी आप ये नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, एक और बात की गई है, ये एंटीकोगुलेंट की बात कह रहे हैं, यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि भाई इट्स नॉट गिवन टू अ प्रेग्नेंट मदर बिकॉज दे टेरागोजेनिक एंड कैन काज द एबॉर्शन। ये टेरागोजेनिक का मतलब ये है कि भाई ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बेबी को वहाँ पर उसको उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको रोक भी सकता है, उसके अंदर डिफॉर्मिलिटीज़ भी लेकर आ सकता है, तो इसको हत्ता के एबॉर्शन भी हो सकता है इस मेडिकेशन की वजह से। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस ओरल को जो वारफरिन जो हम बात की थी, इसको आप नहीं दे सकते आप प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है ये। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, वी ओरल एंटीकोगुलेंट प्रोलॉन्ग द क्लॉटिंग टाइमिंग एंड आर द मॉनिटर्ड बाय द प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी एवरेज। इसका ये ओरल जो ओरल एंटीकोगुलेंट है, ये इसका काम क्या है, ये एक तो जो क्लॉटिंग टाइमिंग होती है ना, एक मिनट, ये अगर उसकी बात करें, हम किसी को वारफरिन वगैरह देते हैं तो ये क्या करता है, एक तो जो क्लॉटिंग टाइमिंग है नॉर्मल इसको प्रोलॉन्ग कर देगा। वे आर मोनिटर्ड बाय द अब इसको हम क्लॉटिंग टाइमिंग को किस तरीके से दे सकते हैं, पीटी के ज़रिए। इसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, ब्लड क्लॉट करने का नॉर्मल टाइम क्या है, वो 9 to 12 सेकेंड है, ठीक है। दिस इज़ अ यूजुअली परफॉर्म बिफोर द एडमिनिस्टर द नेक्स्ट डोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आप इसका मेन मकसद ये है कि भाई अगर आपने किसी को वारफरिन वगैरह देने भी है तो इसका काम ये है कि भाई वो क्लॉटिंग टाइम को मज़ीद प्रोलॉन्ग कर दे। तो आपने सबसे पहले उसका पीटी टेस्ट करना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना है, उसका नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम 9 to 12 है। दिस यूजुअली परफॉर्म द बिफोर, और ये टेस्ट कब किया जाता है, ये नेक्स्ट डोज नेक्स्ट जो मिसाल के तौर एक दफ़ा आपने दी, दोबारा अगर आप उसको कुछ वक्त के बाद दोबारा दे रहे हैं तो उसको सबसे पहले उसको वारफरिन देने से पहले आप लोगों ने ये टेस्ट करना होगा और ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना होगा। The prothrombin PT level should be 1.5 to 2 times the reference value to be a therapeutic। इसका वैल्यू जो है वो 1.5 से 2 पॉइंट तक भी जा सकता है, क्योंकि ये थेरेपेटिक लेवल के लिए इसको दिया जा सकता है इलाज के लिए, तो ये इतना हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। INR कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेंज कहते हैं। इसमें ये टेस्ट भी दिया गया, वारफरिन देने से पहले आप लोगों ने ये भी देखना है पेशेंट का, विद द नॉर्मल INR इज़ अ 1 to 2 if the patient is on a oral anticoagulant therapy with the INR is maintained at a 2.0 to 3.0। देखो नॉर्मल जो रेंज होती है INR की, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेशो, नॉर्मल इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो नॉर्मल कितनी है, 1 से लेकर 2 तक। लेकिन अगर किसी पेशेंट वारफरिन दिया जा रहा है तो उसका नॉर्मल आप इतना भी काउंट कर सकते हो, 2.0 से लेकर 3.0 तक उसका इतना नॉर्मल काउंट कर सकते हो, क्योंकि वारफरिन में इतना नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2.0 से कम हो रही है तो फिर वारफरिन क्या है, वे इफ़ द INR इज़ बिलो द रिकमेंडेड रेंज वारफरिन इज़ इंक्रीज, तो वारफरिन क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। इफ़ द अबव द रिकमेंडेड रेंज वारफरिन शुड बी रिड्यूस, तो वारफरिन को रोक दोगे, क्योंकि क्लॉटिंग टाइम और बढ़ जाएगा तो फिर और ज़्यादा मसला होगा, तो फिर वारफरिन को आपने रोक देना है। मिसाल के 2 पॉइंट से कम आ रहा है तो आपने क्या करना है, क्योंकि जब 2 पॉइंट से कम आएगा तो मतलब इसका मतलब है कि क्लॉट और भी बन रहा है, तो फिर वारफरिन आप और ज़्यादा दोगे ताकि क्लॉट ना बने।
अगर 3 पॉइंट से ऊपर वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब है क्लोड बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर क्लोड को भी कम करना है, तो वारफरिन की डोज आप कम करोगे, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, कितने स्लाइड हो गए? 19 हो गए। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसका हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, ब्लीडिंग को इंक्रीज़ भी कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कर सकता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रम्स, रश एंड फीवर, एलोपेशिया कहते हैं हेयर लॉस को, ठीक है। अच्छा, बोन मेरो डिप्रेशन भी कर सकता है, डर्माटाइटिस, स्किन एलर्जी मतलब इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट इज़ हेमोरेज, दोनों के सेम, ठीक है। अच्छा, और एंटीकोगुलेंट की बात करें दोबारा से यहाँ पर पेशेंट हिस्ट्री आपने देनी है। द नर्स डिटरमाइन द करंट मेडिकेशन टेकन प्रेगनेंसी एंड द हिस्ट्री ऑफ द रिसेंट सर्जरी। तमाम चीज़ें अगर किसी को अगर वारफरिन देनी है, हेपरिन देनी है, तो तमाम चीज़ें उस पेशेंट की लेनी है, चाहे प्रेगनेंट तो नहीं है, उसको कोई रिसेंटली सर्जरी तो नहीं हुई है। फिजिकल एग्जामिनेशन, द नर्स ऑब्टेन द बेस लाइन वाइटल साइन भी पेशेंट उसने लेने हैं, ठीक है। नर्स ने फिजिकल असेसमेंट भी करनी है, लेबोरेटरी रिजल्ट लाजमी देखना है, कंप्लीट ब्लड काउंट देखने हैं, प्लेटलेट्स काउंट देखने हैं, थ्रोम्बिन टाइम देखना है, INR जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो जो वो भी देखना है, क्लोटिंग टाइम, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने पहले देखनी है, फिर जाके इंजेक्शन वगैरह लगाना है, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट की बात करें तो मोनिटर वाइटल साइन एंड हेमाटोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। मोनिटर साइन एंड ब्लीडिंग, हेमाटोरिया, मतलब आप लगाने से पहले भाई इन चीज़ों को देखो कि भाई उसको ब्लीडिंग तो नहीं है, यूरिन के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, एपिस्टैक्सिस तो नहीं है, नाक से तो खून नहीं आ रहा, स्टूल के अंदर तो ब्लड नहीं आ रहा, एक एम्फेसिस तो नहीं हो, मतलब जो ब्लीडिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल ब्लूश हो जाते हैं, ख़ासतौर पर अराउंड ऑफ आई, हाइपोटेंशन तो नहीं है, क्लॉट ब्लड इन अ स्टूल, तमाम ये ओकल्ट ब्लड इन अ स्टूल तो नहीं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, इसका अगर हम वारफरिन की एंटीडोट की बात करें तो विटामिन के इसका एंटीडोट है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वारफरिन का एंटीडोट जो है विटामिन के है और हेपरिन का जो है वो सल्फेट है, ठीक है। और उसको दूसरा फाइटोनाइडोन भी कहा जाता है। अच्छा, एडवाइज़ द पेशेंट को ये बताना है, सेम बात है कि भाई स्मोक ना करो, इलेक्ट्रिकल रेजर इस्तेमाल करो, सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करो, अगर कोई इंजरी वगैरह होती है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, तो आप 5 to 10 मिनट्स को प्रेशर लगाओ, ताकि उसको प्रेस करो ताकि वो ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, आप पेशेंट को ये भी कहो कि भाई आपने ऐसे खुराक नहीं खाना जिसके अंदर विटामिन के ज़्यादा, जैसे कि स्पेनिश पालक वगैरह जो होते हैं, नट्स वगैरह हो गए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उसको क्लोट वगैरह बन रहा है बॉडी के अंदर, और विटामिन स्पेनिश का आता है, नट्स का आता है, तो उससे और विटामिन के बनेंगे, तो और विटामिन के बनेंगे तो क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे और क्लोटिंग बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों के हवाले से आपने थोड़ा पेशेंट को समझाना है। अच्छा, फिर यहाँ पर एवेलुएट, अगर किसी को आप वारफरिन दे रहे हैं तो आप इसको देखना भी है, ओरल एंटीकोगुलेंट आप दे रहे हो तो भी आपने इन चीज़ों को देखना है कि भाई जो मैंने मेडिकेशन दी क्या उसका इफेक्ट सही हुआ है, उसका क्या डिक्रीज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन डिक्रीज़ हुई है, चेक द PT और INR देखना है, और ये नॉर्मल 2x का नॉर्मल रेंज होना चाहिए। तो आज हमारा पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है। पार्ट 2 में रिमेनिंग 2 मेडिसिन है, एंटीप्लेटलेट्स है और एक दूसरा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।